जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें टॉपिक लेंगे हम हिंदी विविध। तो हिंदी विविध में अपने आप में हमें अलग अलग चीजों के बारे में आपको जानकारी देनी है। छोटे छोटे टॉपिक होंगे और वहीं से ही आपके प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। कई बार हम पर्टिकुलर हिंदी के किसी एक सेक्शन को बहुत ज्यादा गहराई के साथ पढ़ते हैं और वहां से क्वेश्चन आते हैं कम, टॉपिक ज्यादा होते हैं क्वेश्चन कम। लेकिन हिंदी विविध के अंतर्गत हम जो टॉपिक है प्यारे दोस्तों वो अपने आप में छोटे छोटे टॉपिक है। जैसे हिंदी सम्मेलन है, दूसरा हिंदी में प्रथम स्थान है, हिंदी में प्रथम स्थान है। भारतीय संविधान में हिंदी भारतीय संविधान में हिंदी, कवि, लेखक, जन्म व मृत्यु, इस तरीके से। ठीक है, बाकी और अनेक छोटे छोटे टॉपिक, ये सारे के सारे हिंदी सम्मेलन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी में प्रथम स्थान से भी, भारतीय संविधान में हिंदी का रोल, कवि लेखक के जन्म और मृत्यु। तो ये अलग अलग आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। छोटे छोटे हमारे टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर? चलो जी, एक एक पेज पे आज बारी से चर्चा करते हैं। कल आपने काव्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र से संबंधित कॉन्सेप्ट को लिया और प्रश्न भी किया। जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आपने यहाँ पे टॉपिक कर लिए। इसके बाद में आज हिंदी विविध को कर लेते हैं कंप्लीट, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है। आज का काम आपको आज ही खत्म करना है। इसके लिए ऐसा नहीं सर जी पीडीएफ दे दो, पीडीएफ तो ऑलरेडी पड़ी हुई है आपके इसमें, लेकिन आपने पढ़ी नहीं है, आपको तो केवल इकट्ठी करनी है। तो इसलिए कोशिश करो आप ये तो इनको लिख लिख कर याद करो, या कम से कम 3 बार आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी चीजें कितनी बार? कम से कम 3 बार ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप सही तरीके से इनको कर पाओगे, या यहां से आया हुआ क्वेश्चन सही कर पाओगे। महत्वपूर्ण लेखक, जन्म और मृत्यु 1 से लेके 2%। महत्वपूर्ण लेखक, जन्म और मृत्यु 1 से लेके 2% यहां से पूछे जाएंगे। हमने अमीर खुसरो 1255 से चीजें शुरू की और लास्ट तक इसको लेके जाएंगे। ठीक है, यहां पर देखो अमीर खुसरो का जन्म 1255 में हुआ। पहले एक बार हम सारे पढ़ेंगे,
फिर मैं इनके नंबर को जो है सर्कल करूंगा, जिनको सर्कल करूंगा वो आपके पेपर में आएंगे। ये आपको ध्यान रखना, उन्हीं को आपको बार बार पढ़ना भी है। अमीर खुसरो 1255 1324, जन्म 1255 में हुआ, 1324 में इनकी मृत्यु हुई। अब इन प्रश्नों को करने के लिए हमारे पास तरीका क्या हो सकता है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक। दिक्कत यह है कि जो शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ हो, रीजनिंग हो या बाकी जगह, उसके अंदर बचपना है। आज तक किसी भी कैंडिडेट जिसका सिलेक्शन हुआ है उसने कभी भी ये नहीं कहा, हम भी पूछते हैं कि शॉर्ट ट्रिक कितने काम आई, क्या आपका सिलेक्शन शॉर्ट ट्रिक से हुआ है। अगर देखो शॉर्ट ट्रिक हो 10, 12, 15 और वो 15 शॉर्ट ट्रिक याद रह जाए और वो इस शॉर्ट ट्रिक से संबंधित पर्सन आए तो फिर स्टूडेंट का फायदा होता है। लेकिन जब इतना सारा कंटेंट है, इतना सारा सिलेबस है और उसकी शॉर्ट ट्रिक 150, 200 से ज्यादा हो गई, तो ये सारी शॉर्ट ट्रिक जब पेपर हाथ में आता है, वो ऑनलाइन पेपर खुले या आपको हार्ड कॉपी के रूप में, वे सारी शॉर्ट ट्रिक वहां पेपर में बैठते ही गायब हो जाती है, वहां ध्यान ही नहीं आता है। इत्तेफाक से कोई एक क्वेश्चन आ गया, उसमें वो शॉर्ट ट्रिक आपका समय बचा देती है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक कभी भी फाइनल सिलेक्शन नहीं देती है। इस बात को आपको, क्योंकि मेहनत और सफलता का एक ही प्यारे दोस्तों प्रक्रिया, वो है पढ़ाई में निरंतरता, कंटिन्यूटी जिसको हम कहते हैं, और इसके साथ गहन अध्ययन, चीजों को डिटेल में समझना। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक आप खोजते रहते हो और खुश रहते हो किसी एक टॉपिक की, या 2, 4, 10, 15 टॉपिक की शॉर्ट ट्रिक पढ़ गया, अरे वाह कमाल आ गया, तो वो पेपर में भर्ती कराने में उसका रोल नहीं होता है। और वो जब आप सारे सिलेबस को लगभग 80 से 85% करोगे, सिलेक्शन आपका तब होना है। और कोई भी शॉर्ट ट्रिक या किसी भी सब्जेक्ट की शॉर्ट ट्रिक किसी भी सब्जेक्ट को 5% से ज्यादा शॉर्ट ट्रिक से करवा ही नहीं सकती है। तो शॉर्ट ट्रिक या टीचर का अपना अनुभव है, वो आपको बता देता है, लेकिन आपके अनुभव खुद काम आते हैं, टीचर के अनुभव काम नहीं आएंगे। टीचर के अनुभव तो सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी में काम आते हैं, और आपके अनुभव वहां पेपर में काम आते हैं। इसलिए जब आप अपनी खुद शॉर्ट ट्रिक बनाओ, या तो वो याद रहेगी आपको। दूसरे के द्वारा बताई गई 150, 200 शॉर्ट ट्रिक जिंदगी में आपके कभी ना तो काम आई है, ना आएगी, और ना उनके दम पे भर्ती होती है। अब ये कोई चीज ऐसी होती है हिंदी के अंदर जहां हमें चीजों को लर्न करना होता है, याद करना होता है। उसकी कोई डेफिनेशन नहीं, उसकी कोई थ्योरी नहीं है। अब जैसे ये है, हमें सन याद करने, अब सन को याद करने का किसी के पास आज तक कोई कमाल, कोई इधर उधर का बेफालतू की चीजें हुई नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि आपके दादाजी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। आप क्या देखोगे, पहले नंबर पे अपने दादाजी की, अपने नाना की या दादी की अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इसके बाद आप अपने पिता की या अपनी माता की डेट ऑफ बर्थ, या फिर इसके बाद आप क्या देखोगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ। तो यानी कि आपने पहले दादाजी दादी जी के टाइम के लोग ले लिए, फिर पिताजी के टाइम के लोग लिए, और फिर अपने टाइम के लोग लिए। जैसे आप में से किसी की डेट ऑफ बर्थ 1990 है, तो 1990 से 10 साल पहले व्यक्ति कौन पैदा हुआ जी आपसे, ठीक है। या किसी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 1990 है और यहाँ 1890 की कोई बात हो रही है, तो आप क्या जोड़ोगे कि मेरे से 100 साल पहले ये व्यक्ति आया हिंदी के क्षेत्र में। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है, मेरे से 100 साल पहले आया, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1990 हो गई और आपसे 100 साल पहले कोई व्यक्ति आया, तो आप अब इसको याद रख लोगे कि ये मेरे से 100 साल पहले आया था। या आपने पर्टिकुलर कबीर का याद रख लिया। ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, आप अपने दादा दादी की जो डेट ऑफ बर्थ है, अपने पिताजी की डेट ऑफ बर्थ है, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके आसपास के व्यक्तियों को देखोगे कौन कौन है। दूसरा तरीका क्या है, कबीरदास की डेट ऑफ बर्थ याद हो गई आपको, ठीक है, कि 1398 में कबीरदास जी आए। अब कबीरदास जी के साथी कौन कौन थे, कबीरदास जी के टाइम के कौन कौन थे, तो कबीरदास जी के टाइम के अमीर खुसरो थे, विद्यापति थे, रामानंद थे, कबीरदास थे और नानक जी थे। तो यहां तो ये नानक जी तो बहुत बाद की हो गई, तो यानी कि कबीरदास जी के साथ के हो गए रामानंद, विद्यापति और खुसरो, और रामानंद कबीरदास के गुरु भी है। तो यानी कि 1300 से 1200, 1300, अब यहाँ क्या चल दी हमारी, ये 15वीं शताब्दी चल गई। 1400 कुछ कह रहे हैं, तो 1400 तो पूरे हो गए, तो ये 15वीं शताब्दी हुई ना। तो फिर आपको इनको सदी के हिसाब से करना पड़ेगा
कि 1300 के अंतर्गत अमीर खुसरो, विद्यापति, रामानंद, कबीरदास 4 ही व्यक्ति थे। इसके बाद 15वीं शताब्दी के अंतर्गत यहाँ पे फिर ये अकेले व्यक्ति थे, एक जायसी था बस, सूरदास जी थे 1400 में, 15वीं शताब्दी, फिर 16वीं शताब्दी। तो फिर सदी के हिसाब से करने हैं, किसके हिसाब से करने हैं? सदी के हिसाब से, कि इसमें 13वीं में कौन था, 14वीं शताब्दी में कौन था। अब जैसे अमीर खुसरो है, तो अमीर खुसरो 13वीं शताब्दी के, क्योंकि 1200 तो पूरे हो ही चुके हैं आपके, तो ये 55 साल तो 13वीं शताब्दी के हैं। तो यहाँ पर ये 50 साल तो 14वीं शताब्दी के हैं। तो आप फिर यहाँ शताब्दी अर्थात सदी के हिसाब से इनको याद करोगे। एक तरीका तो ये था, ठीक है, और दूसरा तरीका था कि कौन किसका यार है और कौन किसके साथ जन्म लिया है, कौन किससे के समय का है, वो देखना है। अमीर खुसरो 1255, मृत्यु हो गई 1324 में। विद्यापति 1350, मृत्यु ही 1416 में। ठीक है, रामानंद 1368, मृत्यु ही 1468 में। ठीक है, पूरे 100 साल जिए रामानंद जी। 1398 कबीरदास, 1518 ठीक है में मृत्यु। नानक ठीक है 1469, 5038 में इनकी मृत्यु हुई। इसके बाद दादू दयाल 1544, 1613 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। केशवदास 1555, 1617 में मृत्यु। नंददास 1533, 1583 में मृत्यु। जायसी 1464, 1540 में मृत्यु। सूरदास 1478, 1583 में इनकी मृत्यु। मीराबाई 1516, 1540 में मृत्यु। यहाँ पे तुलसीदास 1532, 1623। यहाँ पे 1595 से 1663, 1600 से 1680। ठीक है, अब 1600 पूर्ण डिजिट में कौन हुए? चिंतामणि हुए। ठीक है, इसके बाद 1613, 1715, मतीराम 1617, 1701, देव 1673, 1767। यहाँ पे 1689 घनानंद, यहाँ पे 1739। इसके बाद 1763, 1833। शिव प्रसाद सितारे हिंद 1823 और 1895। अब ये देखो यहाँ 1800 ईस्वी के आसपास क्या मामला था। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, अंग्रेजों का शासन था, और उस समय भारत अपनी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए थोड़ा थोड़ा जागरूक होने लगा था। तो जब 1857 में पहली क्रांति हुई, उसके आसपास देखो भारत के अंदर कौन कौन कवि लेखक काम कर रहे थे। ठीक है, कौन कौन समय थे। फिर जब 1947 में देश आजाद हो रहा था, उस समय देखो कौन कौन लेखक यहाँ काम कर रहे थे। तो जो एक बड़ी तिथि है, जिसको जैसे आप भूले नहीं है, 2 अक्टूबर को आप भूले नहीं हो, तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। तो जो बड़ी तिथि होती है, तो उन तिथियों के साथ जोड़कर ही आप इन तिथियों को याद रखोगे। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु 1850, 1885। बालकृष्ण भट्ट 1844, 1914। अब ये जब 1857 में क्रांति हुई, तो ये आप देखो, ये भारतेंदु युग के अंतर्गत अंग्रेजों से मुक्ति की, ठीक है, गुलामी की दास्ता की अपनी रचनाओं में सबने जगह दी इन्होंने। ये सारे भारतेंदु युग के कवि है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण, सारे भारतेंदु युग के, और एक दूसरे के यार भी है। भाई जब एक समय के हैं तो यार तो अपने आप ही रहेंगे, मित्र तो अपने आप ही रहेंगे। तो आपको उस तरीके से इन चीजों को देखना है। तो 1844, 1914। लाला श्रीनिवास दास 1851, 1887, 1815 से 1922। इसके साथ 1855 से 1922। प्रताप नारायण में 1856 से 1894। अब देखो कमाल की बात क्या है। कमाल की बात फिर ये है, मैं तरीका बता रहा हूँ, याद तो आपको करने हैं, क्योंकि सैलरी आपके अकाउंट में आएगी, नौकरी आपको चाहिए, पैसे भी आपके अकाउंट में आने हैं। और जब पैसे आपको चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा जादू थोड़ा ही होगा यहाँ पे। क्योंकि अब तक जिनको नौकरी मिली है वो भी मेहनत के दम पे मिली है। अब बहुत सारे बच्चे सर जी इतने याद कैसे करेंगे, हमारे तो याद नहीं होंगे। तो फिर आप उम्मीद छोड़ दो सरकारी नौकरी की, क्योंकि किसान अगर खेती नहीं करेगा तो अन्न कहाँ से पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए किसान को जाना पड़ेगा, बरसात में, आंधी तूफान में, सर्दी और गर्मी में अपने खेतों पे जाना पड़ेगा। अदरवाइज वहां पे जो फसल है वो नष्ट हो जाएगी। अगर वो बीज बोएगा ही नहीं
तो फसल भी पैदा नहीं होगी। अगर आपको नौकरी चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सर जी शॉर्ट ट्रिक से ना टाइम बच जाता है। टाइम तो आपके पास वैसे ही फालतू है, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 10 घंटे तो रोज हम वैसे ही बर्बाद करते हैं, ऐसे ही दूसरे के हालचाल पूछने में। ऐसे पेपर में होता है, पता चलता है कोई एक सेक्शन पहले उठाया, उसी में इतना समय दे दिया, और बाद का जो 1 घंटा बचा उसमें 80% पेपर करके आई। समस्या है मैनेजमेंट में और कहीं नहीं है। 3 घंटे का पेपर दे के आए हो आप सारे के सारे, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, और इस 3 घंटे में आपने क्या किया है, पहले 2 घंटे में आपने किए हैं 2 क्वेश्चन, पहले 2 घंटे में 2 क्वेश्चन, अब आपको 4 क्वेश्चन और करने हैं, बाद के 1 घंटे में 4 क्वेश्चन। तो 1 घंटे में ऐसा बाद में क्या आ जाता है कि आपके सर माथे देवी आ जाती है, या भगवान का कोई ब्रह्मा विष्णु में इसका अवतार आ जाता है कि आप 4 क्वेश्चन 1 घंटे में लिख देते हो। आप में से हर किसी ने यही किया है अब तक। 3 घंटे के पेपर में पहले 2 घंटे में 2 प्रश्न, अर्थात पहले 2 घंटे में पेपर का या तो 1/4 या फिर प्यारे दोस्तों आप उससे आधा तो कभी होता ही नहीं, 1/4 के आसपास होता है पहले 2 घंटे। पहले 1 घंटे में पता चलता है एक ही क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन लास्ट के 1 घंटे में ऐसा क्या भूत सवार हो जाता है कि आपकी सारी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय एक्टिव हो जाती है, जाग जाती है, और आप लास्ट के 1 घंटे में वो परफॉर्मेंस करके आते हैं जो पेपर का लगभग 75% होती है। हमेशा ही ऐसे होता है। अब मान के चलो आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है और आपके पहले मैथ के क्वेश्चन खुल गए, तो आपको 2 घंटे का पेपर है, 1 घंटा आपको मैथ में दे दिया, 1 घंटा आपने क्या किया, मैथ में दे दिया, ठीक है। अब बचा आपका पास 1 घंटा, अब उस 1 घंटे में सबको सुलटा दोगे आप, उसमें हिंदी भी, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी, जीएस भी, और 1 घंटा खा गया आपका मैथ। तो वो कहते हैं मिसमैनेजमेंट। तो कहने का मतलब ये हुआ, आपको इन सब चीजों को करने के लिए, याद करने के लिए कोई शंखपुष्पी दवा आपकी मेमोरी को नहीं बढ़ा देगी। लोग कहते हैं ना इससे स्मृति बढ़ती है, वो एक बहकावा, एक साइकोलॉजी की अपनी परिभाषा है कि आप इन भारतीय को कोई भी बीमारी है, लड़ेगा उसका शरीर ही, लड़ेगा उसका मस्तिष्क ही, ब्रेन ही काम करेगा बीमारी में, लेकिन झूठ मूठ की उसको विटामिन की दवा दे दो जो उसको पता ना होगी विटामिन है। घर में अनपढ़ आदमी है या घर में जो है बुजुर्ग आदमी है, उनका खाना पीना ठीक है, चल फिरते हैं, लेकिन उनको किसी चीज की टेंशन है, डॉक्टर को पता है नहीं। अब डॉक्टर क्या करता है, उसको एंटीबायोटिक 1-2 दे के उसके साथ नींद की गोली दे देगा, उसके साथ विटामिन और प्रोटीन दे देगा। डॉक्टर को उसको पेशेंट को ये हो जाएगा कि मुझे दवाई मिल रही है इस चीज की, मैं ठीक हो गया। तो कहने का मतलब सारा लोचा तो दिमाग में है, दिमाग ही सही करता है बीमारी को। जितनी मानसिक बीमारी है सारी दिमाग से संबंधित है, और लेकिन वो दवाई खा रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ मैं उसी बीमारी की खा रहा हूँ, हुआ वो अपने आप ही ठीक, आधार बना। भगवान को याद करने के लिए हमारी क्षमता ही नहीं थी कि हम बिना मूर्ति के, बिना आधार के भगवान को याद कर ले, कैपेसिटी नहीं है। तो फिर रास्ता निकाला गया कि इनको जी जो है भगवान की मूर्ति दो, तब ये भक्ति कर पाएंगे, दरवाजे तो भगवान से दूर भाग जाएंगे। तो फिर हमने मंदिर बनाने शुरू किए, मूर्तियां बनानी शुरू की, ठीक है। फिर अलग अलग बहुत सारे रूप बने, चलो जी एक का स्वाद जो भगवान श्री कृष्ण में नहीं, तो राम को अपना वो मान ले आदर्श, ठीक है। राम नहीं है तो जी फिर दूसरे को मान ले, भगवान शिव को मान ले, शिव में भी विश्वास आस्था पैदा नहीं हुई तो जी विष्णु को मान ले या किसी दूसरे को मान ले। तो ये सब जो है ना, हमें जो बैसाखी पकड़ाई गई, ये बैसाखी इसलिए पकड़ाई गई क्योंकि हमें अपने कैपेसिटी है ही नहीं, क्षमता है ही नहीं उस लेवल की। हमें तो डिपेंड रहते हैं ना दूसरों पे हर चीज के लिए, कोई और करके दे दे। तो यहाँ पे भी वही है, नौकरी आपको चाहिए, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मंदिर में जाओ नौकरी के लिए माथा टेकने, और मेहनत करो ना, तो वहां जो भगवान जी बैठे हो तो बोलेंगे कोई बात नहीं, ऐसे माथा टेकते रहो, कभी ना कभी हो ही जाएगा। तो मेहनत करो और माथा टेको, सिलेक्शन होगा, ठीक है। माथा टेक रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, भक्ति कर रहे हो और मेहनत कर नहीं रहे हो, तो वो जादू नहीं होगा, वो फिर अगले जन्म में होगा वो जादू, ठीक है। तो यहाँ क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 1885, बालकृष्ण भट्ट 1844 से 1914, लाला श्रीनिवास दास 1851 से 1887, बद्रीनाथ चौधरी प्रेम 1855 से 1902, प्रताप नारायण मिश्र का समय 1855 से 1894। इसके बाद देवकीनंदन खत्री 1861 से 1913, किशोरी लाल गोस्वामी 1865 से 1932, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938, श्रीधर पाठक 1860 से 1928,
रामनरेश त्रिपाठी 1881 से 1962, अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोद 1865 से 1947, मैथिली शरणगुप्त 1886 से 1964, माँ खलनाल चतुर्वेदी 1889 से 1968, ठीक है, 1865 से 1907, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह 1881 से 1931, इसकी जयशंकर प्रसाद 1990, ये 1990 नहीं, ये 1890 है, 1890 से 1937, यहाँ 1891 से, ठीक है, 1961, यहाँ 1900 से 1977 पंत, ठीक है। अब इनके साथ आप कुछ भी जोड़ दोगे। जयशंकर प्रसाद छायावाद के स्तंभों में से एक, कब? 1890 में। निराला 1891 में, 1900 में, ठीक है, तो 1890, 91, 1900। महादेवी वर्मा 1907, ठीक है, 1907 से 1987। प्रेमचंद 1880 से, ठीक है, 1936। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883 से। अब किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1983, तो इससे 100 साल पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी आ गए। किसी की डेट ऑफ बर्थ आप में 1883 है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी को याद रखना है। तो कैसे रखोगे कि मेरे जन्म से 100 साल पहले भारत में कौन आ गए थे, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का अवतार हो गया था। अवतरण दिवस कहेंगे ना जन्मदिन को। तो रामचंद्र शुक्ल 1884, 1941। नंदुलारे वाजपेयी 1906 से 1967। भगवती चरण वर्मा 1903 से 1981। राम कुमार वर्मा 1905 से 1990। हरिवंश राय बच्चन 1907। और यहाँ पे ध्यान रखना भी एक और 1907, कौन? महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा और अमिताभ बच्चन के पिता दोनों एक साथ अवतरित हुए भारत में। भारत की भूमि पर, भारत की पावन भूमि पर महादेवी वर्मा 1907 में अवतरित हुई। इसके साथ साथ अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन 1907, इनके एक साल के बाद आगे दिनकर जी, ठीक है। इसके बाद 1911 में आगे मुक्तिबोध, 1917 में शमशेर बहादुर सिंह, 1911 में 1911 में हीरानंद वात्सल्य आगे प्रयोगवाद के प्रवर्तक। इसके बाद शमशेर बहादुर 1911, दोनों एक साथ आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। जैनेन्द्र 1904, ठीक है। यशपाल 1903, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907। 1907 में 3 व्यक्ति आए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा। तो ये आपको नगेंद्र 1915, 1999। रामविलास शर्मा 1912 में। फणीश्वर नाथ रेणु 1981। रघुवीर सराय 1929। नागार्जुन 1911। धर्मवीर भारती 1926। तो धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के कलाकार। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इस तरीके से हमें क्या करना है, इन कवि लेखकों के जन्म और मृत्यु को याद रखना है। ज्यादातर यही पूछे जाते हैं, ज्यादातर यही पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं कर देता हूं सर्कल, जिनको आपको याद करके पेपर में जाना है कैसे भी करके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक सर्कल हो गया अमीर खुसरो, इसके बाद हो गया कबीर दास और नानक, ठीक है जी। तो ये क्या, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो 4 वजह से जाने जाते हैं। मुखरियां पहेलियां के लिए, ठीक है, खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति, और गजल में गाने वाले, लिखने वाले पहले व्यक्ति अमीर खुसरो। 1955। कबीर दास का समय 1398, ठीक है, 14वीं शताब्दी। नानक, ठीक है, 1469, 1469। इसके बाद फिर आपको करना है इसमें जायसी, जायसी 1464, ठीक है। तो कौन किससे बड़ा था ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सूरदास 1478। मीराबाई 1516 में जन्म। तुलसीदास 1532 में। अब ये देखो यहाँ 1532 में शासन किसका था। भाई आप तो जीएस पढ़ते हो ना, और जीएस के अंदर आपने देखा कि यहाँ 13वीं शताब्दी में कौन शासक था, 14वीं शताब्दी में कौन था, ठीक है। इसके बाद 15वीं शताब्दी में कौन कौन शासक, किस किस शासक का भारत पर कब्जा रहा, अर्थात शासन रहा। अब उसके शासन काल में भारत में कौन कौन से कवि हिंदी के काम कर रहे थे, क्योंकि पूछा जाता है ये किसका समकालीन है, तो समकालीन तो यही बताएगा ना। अब पूछ लिया आपसे चिंतामणि बताइए किसका समकालीन है,
तो 1600 में आ गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उस समय चिंतामणि थे। ठीक है, या जिसका भी शासक था उस समय शासक रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापार के लिए आई थी, शासन मुसलमानों का था। ठीक है, तो 1600 ईस्वी में किसका शासन था? चिंतामणि, उसके समकालीन हो गए। ठीक है, ऐसे ही भूषण, अब पूछ लिया भूषण किसके समकालीन थे, कोई राजा दे दिए 4 ऑप्शन है, तो देखो यहाँ 1613 में भूषण जो है किसके अंडर में काम कर रहे थे। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना, बिहारी का समय। ठीक है, इसके बाद देव घनानंद पद्माकर, हाँ शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, इनका समय, घनानंद का समय, ये आपको याद करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय, बद्रीनाथ चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र का समय। अब ये देखो सारे, अब आपसे पूछेगा कौन सा भारतेंदु युग का कवि नहीं है, कौन सा भारतेंदु युग का कवि है। अरे जब ये 1850, 1844, 1851, 1855, 1856, तो यहाँ 50, 51, 55, 56 जब एक साथ के हुए तो इस कमला सारों ने एक साथ ही मिलकर काम किया है भारतेंदु युग में, तो सारे भारतेंदु के हो गए। इसके बाद यहाँ एक देवकी नंदन खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये करना है देवकी नंदन खत्री का। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कम से कम 4 बार पूछा जा चुका है, जन्म और मृत्यु 4 बार कम से कम। ठीक है, निम्न क्वेश्चन देगा, महादेवी प्रसाद द्विवेदी का जन्म मृत्यु बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, माखनलाल चतुर्वेदी, तो ये तीनों को याद करने आपको। हमेशा प्रसिद्ध कवि लेखक देगा, उनकी जन्म मृत्यु देगा, बाल मुकुंद गुप्त को नहीं पूछेगा आपसे। मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध। अब कैसे याद करोगे? माखनलाल चतुर्वेदी, जिनको पहला हिंदी साहित्य पुरस्कार दिया गया 1955 में, तो जालिम आपको ध्यान रखना है, मृत्यु हो गई 1968 में। 55 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हिमतरंगिणी रचना पे। पैदा हुए 1889 को। तो इस तरीके से चीजों के साथ माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में जो आप जानते हो उस घटना को इनके साथ रखो, अपने आप चीजें याद रह जाएगी। जयशंकर प्रसाद, निराला पंत और महादेवी वर्मा। ठीक है, ये क्या है? छायावाद के 4 स्तंभ है। ये क्या कहलाते हैं? 4 स्तंभ। स्तंभ मतलब खंबे, इन पे पूरा छायावाद टिका हुआ था। अब देखो सारे एक साथ के हुए ना ये, तभी तो 4 स्तंभ कहलाए। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? यहाँ पे समकालीन थे। ये है आपका 1800, ये 1890, 1891, इसके बाद 1900 और 1907। तो 1890 से लेके 1907 तक ये चारों आ गए, और चारों ने मिलके काम भी किया है, और इन्हीं के नाम से छायावाद जाना जाता है। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद इनमें सबसे बड़े हुए। ठीक है, इसके बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हुए, इसके बाद पंत जी, महादेवी वर्मा इनमें सबसे छोटी थी, ये 1907 में आई। तो जयशंकर प्रसाद सबसे बड़े हैं, इसके बाद निराला जी है, तो आपके आप ही आ जाएगा क्योंकि वो 4 ऑप्शन देगा, वो 4 ऑप्शन में सन भी रहेंगे। तो जब आपको ये पता है इन चारों में जयशंकर प्रसाद बड़े थे, तो आप अपने आप ही बता दोगे कौन किससे। तो पहले जयशंकर प्रसाद, फिर यहाँ पे क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, और उसके बाद महादेवी वर्मा। क्लियर? आगे प्रेमचंद्र, ठीक है, 1880। तो ये इससे भी 10 साल पहले आगे, जयशंकर प्रसाद से पहले प्रेमचंद्र। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और इसके बाद प्रेमचंद्र। इनको छोड़ना नहीं है, इनको चारों पांचों के पांचों को करना है। चंद्र शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, इसके बाद रामकुमार वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, दिनकर, अजय, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर को छोड़ दो, नहीं पूछेगा। ठीक है, यशपाल, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, इनको पूछेगा जरूर। अब ये देखो यहाँ पे, अब ये जो जैनेन्द्र, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सारे एक साथ के हो गए। 1904 में जैनेन्द्र, ये 1903 में यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 में। तो इन्होंने एक ही तरह की विधाओं पे काम भी किया है। फणीश्वर नाथ रेणु 1921, ठीक है, नागार्जुन 1911, धर्मवीर भारती 1926।
तो जो जो महत्वपूर्ण थे मैंने उनको सर्कल कर दिया। अब आपका काम है इसको कम से कम 3 बार एक प्लेन पेपर पे लिखना। बख्तम से लिखतम बड़ी होती है। क्वेश्चन तो आएगा, तैयार आपको करना है। ठीक है जी, चलो। हिंदी साहित्य में प्रथम स्थान 1 से 2%। हिंदी साहित्य में कौन प्रथम है? हमेशा आता है किसी न किसी रूप में। नेक्स्ट, ध्यान से सुनना, आज का काम आज ही कंप्लीट। सरफुद्दीन सफरनामा हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग था। हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया सफरनामा ग्रंथ में। किसने किया? सरफुद्दीन ने। उससे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। भारतेंदु आधुनिक काल में खड़ी बोली भाषा में कविता का श्री गणेश। खड़ी बोली में कविता, अब यही क्वेश्चन गलत करोगे आप। ठीक है, वो पूछेगा कविता सबसे पहले खड़ी बोली में किसने लिखी, आप करके आओगे अमीर खुसरो। खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले काव्य के अंदर आपको ध्यान रखना है तो अमीर खुसरो, लेकिन कविता के अंदर जो खड़ी बोली का प्रयोग किया, ठीक है, उनका नाम है भारतेंदु। आधुनिक काल में खड़ी बोली में कविता सबसे पहले पोयम जो लिखी गई खड़ी बोली में, वो गद्य तो लिखा गया था अमीर खुसरो के द्वारा, लेकिन कविता पोयम लिखी गई खड़ी बोली में भारतेंदु के द्वारा। शालिभद्र सूरी गणपति चंद्रगुप्त की दृष्टि में, तो गणपति चंद्रगुप्त कौन है? इतिहासकार। तो इन्होंने भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास परंपरा में लेखन का काम किया है। तो गणपति चंद्रगुप्त की दृष्टि से पहला हिंदी का प्रयोक्ता कवि माना जाता है शालिभद्र सूरी। तो पहला हिंदी का कवि कौन है? शालिभद्र सूरी। किसके अनुसार? केवल गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार। अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग माने गए। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की। क्या है पृथ्वीराज रासो में? पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो। भाषा क्या है इसकी? डिंगल पिंगल। कहाँ प्रयोग होती है डिंगल पिंगल? राजस्थानी में। तो किसने लिखी? चंद्रबरदाई ने। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी। अब हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, ठीक है, इंदुमती और एक टोकरी भर मिट्टी। विवाद है इन तीनों पे। कुछ लोगों के द्वारा इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी कहा गया, कुछ के रानी केतकी की कहानी जो ईशानला खां उसको की कहानी को ईशानला खां के द्वारा लिखी गई रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली कहानी कहा गया। लेकिन माधव राव की जो हिंदी की कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, इसको हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना गया है। क्लियर? अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आखिरकार इस क्वेश्चन को पूछता कैसे है। अब उसने पूछा हिंदी की पहली कहानी, अब उसमें रानी केतकी की कहानी दिया है, इंदुमती है नहीं, एक टुकड़ी भर मिट्टी है नहीं, तो रानी केतकी की कहानी हो जाएगा। उन्हें इंदुमती दिया है तो इंदुमती हो जाएगा। उसने तीनों दिया है तो एक ऑप्शन देगा वो सभी, तो ये सभी हो जाएगा। उर्दंड मार्दंड क्या है? जुगल किशोर के संपादन में हिंदी प्रथम हिंदी पत्र है। क्या है ये? प्रथम हिंदी पत्र जो 30 मई 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, पहला प्रकाशन कोलकाता से। तो आपको ध्यान रखना है, अब प्रथम जो पत्र है वो जो हिंदी में लिखा गया वो है उद्दंड मार्दंड, और जो अंग्रेजी में आया था वो था बंगाल गजट।
तो भारत में पहला जो समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट, लेकिन वो अंग्रेजी में था। उसके बाद उर्दू में भी लिखे गए, लेकिन हिंदी में जो आया पहले उर्दू भी लिखी जा रही थी, इंग्लिश में लिखे जा रहे। हिंदी का पहला समाचार पत्र है जो हिंदी भाषा में लिखा गया। जैसे मैं आपको यहाँ हिंदी पढ़ा रहा हूं, ना उर्दू ना अंग्रेजी, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है ये हिंदी का पहला समाचार पत्र है। और भारत का पहला समाचार पत्र पूछे बंगाल गजट। अमीर खुसरो पहेलियां मुखरियों की शुरुआत करने वाले पहले कवि। इनसे पहले किसी ने न तो पहेलियां लिखी न मुखरियां लिखी। ठीक है। विद्यापति हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक, यानी कि सबसे पहले हिंदी में जो गीत लिखा वो विद्यापति ने लिखा। तो विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल। तो विद्यापति एक तो अपभ्रंश भाषा के, एक मैथिली के, हिंदी के, संस्कृत के, इनके बेजोड़ कवि रहे हैं। इन भाषाओं पे जबरदस्त पकड़ थी इनकी। ठीक है। तो विद्यापति किस लिए हैं? पहले गीत लेखक के रूप में जाने जाते हैं। स्मारकाचार्य देवसेन हिंदी की प्रथम रचना, प्रथम कवि सरहप्पा को माना गया। प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम महाकवि। स्वयंभू क्या है? इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत की पहली काव्य रचना कौन सी है? रामायण। किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने। तो रामायण को आदि ग्रंथ कहा जाता है संस्कृत में, और आदि कवि कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि को। ऐसे ही अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को, क्योंकि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? ठीक है, स्वयंभू है। अर्ध कथानक बनारसी दास जैन के द्वारा लिखी हिंदी की प्रथम आत्मकथा। तो प्रथम ऑटोबायोग्राफी क्या है? इससे पहले नहीं लिखी गई। तो अर्ध कथानक बनारसी दास जैन की हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। जैसे हरिवंश राय की बच्चन की अपनी जो आत्मकथा है, जो उन्होंने अपने ऊपर लिखी, क्या भूलूं क्या याद करूं, तो वो क्या है? उनकी अपनी आत्मकथा। लेकिन सबसे पहले किसने लिखी आत्मकथा? अपने बारे में खुद व्यक्ति के द्वारा लिखी गई चीजों को हम आत्मकथा कहते हैं, इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। जब लेखक खुद अपने जीवन चरित्र को, जब लेखक खुद अपने बारे में तमाम चीजों को किताबों में रखता है, तो उसको हम आत्मकथा विधा के अंदर मानते हैं। जीवनी में एक व्यक्ति दूसरे के बारे में लिखता है। तो बनारसी दास जैन क्या है? प्रथम आत्मकथा लेखक। अर्धकथानक क्या है? हिंदी की पहली आत्मकथा। हिम तरंगणी किसकी? करप्याराम की। हिम तरंगणी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की भी है। 150 से ज्यादा रचनाएं हैं सेम टाइटल की। ठीक है, जो अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई। हिम तरंगणी है करप्याराम। रीति काव्य की प्रथम रचना। रीति काल में जो सबसे पहली रचना लिखी गई वो क्या थी? हिम तरंगणी। अगर इस तरीके से जो भी मैंने अब तक कराया आपको, हिंदी के लेखक मृत्यु, हिंदी में प्रथम स्थान, तो अगर ये आपकी समझ में आ रहे हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, क्योंकि सारी चीजें अलग अलग तरीके से ही पढ़ाई जाएगी। सब चीजों को पढ़ाने का तरीका एक नहीं है। इसको इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है पढ़ाने का कि हम सारे निकाल के ले आए एक जगह जो हिंदी में प्रथम स्थान रखते हैं, तो वहां से हम 1 से 2 क्वेश्चन जो हमारे पूछे जाएंगे उनकी तैयारी हो जाएगी। तो अगर ये चीजें आपकी समझ में आ रही है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। नेक्स्ट, हित तरंगणी क्या है? ये भी हित तरंगणी थी कृपाराम की। और ये क्या है? ये भी हित तरंगणी है। माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी का प्रथम काव्य है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में मिला। इसको माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पे मिला? हित तरंगणी पे मिला। चिदंबरा पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम हिंदी रचना। इससे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुके थे 3 बार, वो हिंदी के अलावा किसी दूसरी भाषाओं की रचनाओं को गए, लेकिन चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार था हिंदी का पहला था। हिंदी भाषा को मिलने वाला पहला और ज्ञानपीठ पुरस्कार की दृष्टि से चौथा पुरस्कार चिदंबरा, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना को मिला। रामानुज भक्ति सूत्र के प्रथम प्रणेता। तो भक्ति सूत्र का प्रयोग किसने किया? रामानुज ने किया। करुणालय जयशंकर प्रसाद की रचना हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। ऐसा नाटक जिसको गाया जा सकता है, गा के अभिनय जिसका किया जा सकता है, करुणालय जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। क्लियर? चलो जी। एक घूंट
प्रसाद की रचना है। हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है। हिंदी की पहली एकांकी जयशंकर प्रसाद एक घूंट। नहुस गोपाल चंद्र की रचना, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। हिंदी का पहला मौलिक नाटक नहुस को माना जाता है। सरअप्पा पाद दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोग था। दोहा और चौपाई छंद का सबसे पहला प्रयोग हिंदी में सरअप्पा पाद ने किया है, जो हिंदी के पहले कवि भी माने जाते हैं। लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान की रचना, हिंदी की प्रथम रेखा चित्र। रेखा चित्र में या तो शिवदान सिंह चौहान का नाम है या फिर महादेवी वर्मा का। तो पहली रचना क्या है रेखा चित्र की? लक्ष्मीपुरा है। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद का प्रथम कवि। तो सुमित्रा नंदन पंत किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद का जन्म जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने रचनाएं बाद में लिखने शुरू की। छायावाद में जो 4 कवि है उनमें जयशंकर प्रसाद सबसे बड़े हैं, लेकिन उन्होंने कविताएं लिखना, किताबें लिखना बाद में प्रारंभ किया। लेकिन पहली रचना जो आई वो सुमित्रा नंदन पंत की। तो छायावाद का प्रथम कवि किसे माना गया? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। कुसुम माला, कुसुमन माला लोचन प्रसाद पांडे। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। गीति काव्य जिसको खंड काव्य भी कहते हैं, ठीक है, तो जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का वर्णन करते हैं, पूरे जीवन का वर्णन नहीं करते हैं। तो लोचन प्रसाद पांडे ने सबसे पहले गीति काव्य खंड काव्य परंपरा का सूत्रपात किया हिंदी के अंदर। उनसे पहले तो काव्य लिखे जा रहे थे या महाकाव्य, लेकिन जीवन के किसी एक भाग, जीवन के किसी एक पक्ष का वर्णन, और वो भी जिसको गाया जा सके, ऐसी शैली में जो प्रयोग किया वो किया लोचन प्रसाद पांडे ने। जानकी मंगल शीतल प्रसाद त्रिपाठी, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक। हिंदी का पहला नाटक जो रंगमंच पे जिसका रोल प्ले किया गया तो वो था जानकी मंगल। किसने लिखा था? शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की रचना है, हिंदी का प्रथम उपन्यास। हिंदी का प्रथम मौलिक कहे या प्रथम उपन्यास, बात एक ही है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की रचना है, ये हिंदी का पहला उपन्यास है। साधना राधा कृष्ण दास, हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना। हिंदी गद्य काव्य की, इससे पहले गद्य नहीं लिखा गया। हिंदी गद्य काव्य की पहली रचना है साधना, जो गद्य के रूप में आई है। राधा कृष्ण दास। प्रिय प्रवास और विद्या सिंह उपाध्याय हरिओ, हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो खड़ी बोली में लिखा गया। हिंदी का पहला महाकाव्य तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, चंद्र प्रदाई ने जो लिखा, लेकिन पहला खड़ी बोली में लिखा गया महाकाव्य, खड़ी बोली में लिखा गया महाकाव्य, क्योंकि वो खड़ी बोली में नहीं लिखा गया, उसकी भाषा तो डिंगल पिंगल थी। हिंदी का पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो चंद्र प्रदाई का, लेकिन खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। शिव सिंह सरोज, हिंदी का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ। तो हिंदी भाषा में सबसे पहले इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर ने लिखा। किसके नाम से लिखा? शिव सिंह सरोज के नाम से। उससे पहले किसमें लिखा गया था? फ्रेंच में। तो फ्रेंच भाषा में पहले लिखा गया, लेकिन हिंदी भाषा में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज ने लिखा था, और उससे पहले फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। जॉर्ज ग्रियर्सन, सर्वप्रथम काल विभाजन नामकरण करने वाले व्यक्ति। तो सबसे पहले काल विभाजन किसने किया था? ठीक है, ये जो अलग अलग समय में बांट दिया गया, ठीक है, जो नामकरण किया गया, उनके नाम रखे गए, वो किसके द्वारा रखे गए? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। पुरुषोत्तम दास टंडन, प्रथम अध्यक्ष हिंदी साहित्य परिषद के। प्रेमा, प्रेमचंद्र की 1907 में लिखी गई प्रथम उपन्यास। प्रेमा हिंदी का पहला उपन्यास नहीं है, हिंदी का पहला उपन्यास तो परीक्षा गुरु है लाला श्रीनिवास दास का। यहाँ प्रेमचंद्र का ये पहला उपन्यास है। प्रेमचंद्र को कथा सम्राट कहा जाता है, क्यों? उपन्यास के कारण। इन्होंने गोदान, गबन, कर्म भूमि, रंग भूमि, जो इतने ग्रंथ लिखे, उनमें सबसे पहला ग्रंथ था प्रेमा, जो कि उन्होंने 1907 में ही लिख दिया था प्रेमचंद्र ने। ठीक है। विद्यापति, अवहट शब्द का प्रथम प्रयोग। अपभ्रंश के तो कवि है ही बेजोड़, लेकिन अवहट का भी प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया। अवहट क्या है? जो अपभ्रंश के बाद भाषा विकसित हुई थी। तो राइट आंसर आपका क्या है? अवहट शब्द का पहला प्रयोग विद्यापति। मीराबाई, हिंदी की आदि कवित्री। यह आदि कवित्री कौन कहलाती है? मीराबाई। और आध होने की मीरा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को।
और दक्षिण भारत की मीरा किसे कहते हैं? आंडाल, गोदा भगतनी को। ठीक है। शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक की एकमात्र कवित्री। कौन सा सप्तक? दूसरे में। तो पहले सप्तक में कोई भी कवित्री नहीं थी, कोई भी लेखिका नहीं थी, फिर सब में एक एक रखी गई। दूसरे सप्तक में कौन थी? एकमात्र कवित्री थी। ठीक है। क्या? कौन? शकुंतला माथुर। तीसरे में थी कीर्ति चौधरी। तीसरे सप्तक में कौन थी? कीर्ति चौधरी। और चौथे सप्तक में कौन थी? सुमन राजे। कौन थी? सुमन राजे। पहले तार सप्तक जो हीरानंद वात्सल आज्ञा ने जो सप्तक की परंपरा शुरू करी, तार सप्तक जिसको कहते हैं, पहले तार सप्तक में केवल जेंट्स ही थे, पुरुष थे, लेकिन फिर एक महिला को शामिल कर लिया गया, शकुंतला माथुर को दूसरे तार सप्तक में। तीसरे तार सप्तक में शामिल किया गया कीर्ति चौधरी को और चौथे में सुमन राजे को। नंद दुलारे वाजपेयी प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। हेमचंद्र अपभ्रंश के व्याकरण के प्रणेता कहलाते हैं। तो अपभ्रंश जैसे संस्कृत में कौन है व्याकरण शास्त्री? पाणिनि, इन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी। ऐसी अपभ्रंश के व्याकरण कौन कहलाते हैं? हेमचंद्र। तो इनको अपभ्रंश का क्या बोला जाएगा? पाणिनि बोला जाएगा। तो अपभ्रंश का पाणिनि कौन है? हेमचंद्र। झरना प्रसाद 1918 छायावाद की प्रथम काव्य रचना। तो छायावाद की पहली काव्य रचना कौन सी है? ये वैसी रचना नहीं, वैसे तो बहुत सारी पुस्तक लिखी गई, लेकिन काव्य के रूप में जो पहली रचना आई वो लिखी गई झरना। निराला मुक्त छंद प्रणेता जूही की कली में इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया है। तो मुक्तक छंद का सबसे पहला प्रयोग करने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और उस कविता का नाम है जूही की कली। उसका नाम क्या है? जूही की कली है। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद के रूप में रस की पहली बार व्याख्या करने वाले। तो रस के बारे में किसने बताया था? भरतमुनि ने। तो भरतमुनि के रस सूत्र की सबसे पहले व्याख्या किसने की है? भरतमुनि के रस सूत्र की सबसे पहले व्याख्या की है भट्ट लोलट ने। इनका सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? उत्पत्तिवाद के। ठीक है। चंद्रायन मुल्ला दाऊद सूफी काव्य की प्रथम रचना। तो सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना है चंद्रायन, जो मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई। पंचमेश्वर 1916 प्रेमचंद्र की पहली कहानी। प्रेमचंद ने अनेक कहानी लिखी। ठीक है। ठीक है। तो उनमें से जो पहली कहानी थी वो थी पंचमेश्वर। सप्त सरोज प्रेमचंद्र का पहला हिंदी कहानी संग्रह। कहानी संग्रह मतलब जिसमें अनेक कहानियां हैं छोटी छोटी, एक साथ रख दी सप्त सरोज के नाम से। राज्यश्री जयशंकर प्रसाद की रचना। प्रसाद का पहला ऐतिहासिक नाटक। प्रसाद ने अनेक ऐतिहासिक नाटक लिखे जिसमें चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राज्यश्री, दुर्स्वामिनी है, लेकिन इन चारों में राज्यश्री प्रसाद का पहला ऐतिहासिक नाटक है। तो नाटकों के मामले में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त बाद में लिखे गए, लेकिन राज्यश्री पहले लिखा गया। पद्मावत जायसी की रचना हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक काव्य। वक्रोक्ति का प्रयोग, बातों को सीधे सीधे न कह के घुमा फिरा के कहना वक्रोक्ति कहलाता है। तो हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथानक महाकाव्य क्या है? पद्मावत, जो जायसी के द्वारा लिखा गया। रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास। रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया नाटक संबंधी प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ। तो सैद्धांतिक मतलब जिसमें काव्य के जो नियम हैं, साहित्य के जो नियम हैं, उनके माध्यम से पहली रचना है रूपक रहस्य। किसके द्वारा लिखी गई? श्याम सुंदर दास। तो आपको ध्यान रखना है वक्रोक्ति के लिए कौन जाने जाते हैं? जैसे लंबे लंबे समास का प्रयोग करना, इसीलिए समासोक्ति की रचना मानी जाती है। ये वक्रोक्ति के कवि जैसे। पद्मावत अपने आप में एक जटिल रचना मानी जाती है। किसके कारण? वक्रोक्ति के कारण। कथानक मतलब क्या है? जो इसमें कथा कही गई, जो स्टोरी रखी गई, वो वक्रोक्ति में लिखा गया। तो वक्रोक्ति कथानक का पहला काव्य है पद्मावत जैसी का। गंग कवि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद बरबन की महिमा। तो चंद छंद बरबन की महिमा क्या है? एक रचना का नाम। ठीक है। किसने लिखी? गंग कवि ने। क्या खासियत है इसकी? खड़ी बोली की पहली गद्य रचना मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रस की पहली मनोवैज्ञानिक व्याख्या करने वाले व्यक्ति। तो रस के बारे में जो भरतमुनि का रस है,
ऐसा हिंदी का कौन सा रचनाकार है जिसने उसकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या की रस की? वो है रामचंद्र शुक्ल। तो इसको हिंदी का भरतमुनि कहा जाता है। तो हिंदी का भरतमुनि कौन है? रामचंद्र शुक्ल। गार्दा द तासी स्थावर द लाल एतुर्वे हिंदू हिंदुस्तानी प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। गार्दा द तासी कौन है? राइटर है। ठीक है, तो किस नाम से रचना लिखी हिंदी साहित्य का इतिहास? स्थावर द लाल एतुर्वे हिंदू हिंदुस्तानी, फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ। नागपुर 1975 में प्रथम हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो सबसे पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? 1975 में नागपुर के अंतर्गत ये पहला हिंदी सम्मेलन था। ग्राम 1911 नहीं है 31 में, 1931 में लिखी गई। 1931 में जयशंकर प्रसाद की लिखी गई पहली कहानी। कहानियों में जयशंकर प्रसाद की कहानी है ग्राम। निहार महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह, और निहार ही आपको ध्यान रखना है महादेवी वर्मा की पहली रचना है, अनेक बार पूछी जा चुकी है। पहली रचना, वैसे यामा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, लेकिन वो बाद में लिखी महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा की पहली रचना का नाम क्या है? निहार। कब लिखी थी? 1930 में। परख 1929 जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास। तो उपन्यासकार के रूप में जैनेन्द्र जाने जाते हैं, तो परख जो रचना है वो जैनेन्द्र का उपन्यास है 1929 में। मेला आंचल, ठीक है, आंचलिक उपन्यासों में से प्रथम। रेणु का प्रथम आंचलिक उपन्यास है जिसमें गांव के माहौल, गांव की भाषा में जो रखा जाता है उसको आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में रखा गया। तो यहाँ आंचल का मतलब क्या है? गांव की जो संस्कृति है, गांव का जो कल्चर है, गांव की जो भाषा, उसी में उसको पिरो देना क्या कहलाया? आंचलिक। तो इसलिए चित्रलेखा 1939 भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास। तो भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास क्या है? चित्रलेखा। आंचलिक उपन्यासों में जो कौन जाने जाते हैं? फणीश्वरनाथ रेणु। तो क्या रचना लिखी उन्होंने? मेला आंचल। बहुत बार पूछा गया। आगे नई कविता और प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। नई कविता के प्रवर्तक कौन है? हीरानंद वात्सल्य अजय, ठीक है, और प्रयोगवाद के प्रवर्तक अजय, ठीक है। इसके बाद एकांतवासी योगी सिरधर पाठक, खड़ी बोली में अनुदित प्रथम काव्य। अनुदित का मतलब क्या होता है? खड़ी बोली में अनुवाद किया गया। लिखा तो किसी और भाषा में गया था, संस्कृत में, ये एकांतवास योगी, लेकिन संस्कृत से हिंदी में और हिंदी में भी खड़ी बोली का प्रयोग करके, ठीक है, तो पहली अनुदित है। किसी दूसरी भाषा में लिखे गए ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद जो किया गया वो पहली रचना है एकांतवास योगी श्रीधर पाठक। नए पत्ते, अब नए पत्ते कविता सुमित्रानंदन पंत की भी है, और नए पत्ते रचना किसकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा की। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका माना जाता है ये। आचार्य शुक्ल हिंदी में साधारणीकरण के प्रथम व्याख्याता। तो हिंदी में साधारणीकरण क्या है? कि हम राहुल को बना दिए राम, ठीक है, और राधा को बना दिए, राहुल को राधा वो बना दिए राम, और राधा को बना दिए हम सीता। तो वहां राहुल को राधा को भूल के उसमें राम और सीता का ही अनुभव करना साधारणीकरण कहलाता है। हमें पता है जो ये रामलीला होती है इसमें हमारे ही बीच से कोई राधा, हमारे ही बीच से कोई राहुल जाके वहां राम और सीता का रोल प्ले करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये राहुल है और ये सीता, हम उसको राम और सीता के रूप में देखते हैं, उसी को साधारणीकरण कहते हैं। इसकी सही व्याख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की। राम प्रसाद निरंजनी, तो राम प्रसाद निरंजनी योग वशिष्ठ, ठीक है, खड़ी बोली की प्रथम साहित्यिक रूप देने वाली रचना। दयानंद विजय गोपाल शर्मा प्रथम जीवनी, हिंदी की पहली जीवनी। जीवनी क्या है? एक व्यक्ति ने दूसरे के बारे में लिखा, तो गोपाल शर्मा ने लिखा, ठीक है, दयानंद विजय के उसमें, तो प्रथम जीवनी मानी जाती है। लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान प्रथम रिपोर्टाज, ठीक है, ये क्या है? प्रथम रिपोर्टाज क्या है? जहां रिपोर्ट तैयार करके लिखा जाए। तुलसी सतसई परंपरा का पहला ग्रंथ, तो किसने लिखा? तुलसीदास ने। तो सतसई परंपरा का पहला ग्रंथ माना गया तुलसी सतसई को। समाचार सुधावर्षण श्याम सुंदर सेन सर्वप्रथम हिंदी का दैनिक समाचार पत्र जो रोज आता था,
अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर जी अभी तो आप उद्दंड मार्डन बता रहे थे। अरे यहाँ दैनिक समाचार पत्र की बात है, ठीक है, जो रोज, वो उद्दंड मार्डन रोज नहीं आता था। तो दैनिक समाचार पत्र 1854 में कोलकाता से प्रकाशित श्याम सुंदर दास के नेतृत्व में संपादक में सुधा समाचार सुधावर्षम जी शंकर कुरूप प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। लेकिन ये हिंदी के नहीं थे, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला जी शंकर कुरूप को, क्योंकि हिंदी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो तो चौथा था, हिंदी के लिए तो पहला था वो, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार की दृष्टि से चौथा था, क्योंकि उससे पहले 3 पुरस्कार मिल चुके थे दूसरी भाषाओं को, जैसे जी शंकर कुरूप को मिला है, ठीक है। तो इसीलिए ये पहला पुरस्कार है। अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक, लिपि शब्द का सबसे पहले प्रयोग पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में ही हुआ है, ठीक है। व्याकरण की पहली पुस्तक कहलाती है ये, ठीक है। ये पहले व्याकरण शास्त्री माने जाते हैं पाणिनि। विराग संदीपनी तुलसीदास की प्रथम काव्य रचना। तुलसीदास ने अनेक रचनाएं लिखी, जिनमें रामचरितमानस अपने आप में एक पूजनीय रचना है, लेकिन तुलसीदास जी ने सबसे पहले लेखनी जो चलाई वो विराग संदीपनी के माध्यम से। तो पहली रचना तुलसीदास जी की क्या है? विराग संदीपनी, रामचरितमानस और ये रामलता नहुस, ठीक है, ये सब बाद में लिखी गई। परिंदे निर्मल वर्मा हिंदी की प्रथम नई कहानी थी। मतेश्वर नाथ, नाथ संप्रदाय के आदि आचार्य। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मत्स्येंद्र नाथ। सूरदास, हिंदी में भ्रमर गीत का प्रयोग करने वाले सूरदास। मीराबाई, प्रेमा में भक्ति करने वाली एकमात्र शक्तिकालीन नारी। तो प्रेमा में भक्ति अर्थात यहाँ प्रेम के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर लेना, मीराबाई ने अपनी रचनाओं में जगह दी है। आगे हिंदी काव्य जगत को हाइकू से परिचित कराने वाला जो श्रेय जाता है वो आगे जी को जाता है। भूतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी की रचना, जैन साहित्य में रास परंपरा का पहला ग्रंथ माना जाता है। पंच पांडव चरित रास हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। तारकधर, कुंडलीय छंद का सबसे पहले प्रयोग किया था सारकधर ने। कुंडलीय बनता है दोहा और रोला को मिला के, दोहा के 2 चरण, रोला के 4 चरण हैं। तो कुंडलीय छंद है 6 चरणों वाला छंद। नामदेव, हिंदी साहित्य की परंपरा की शुरुआत इन्होंने की थी, रामदेव ने। अग्रदास, राम भक्ति परंपरा के रसिक भावना का समावेश इन्होंने किया। ख्वाजा बंदा नेवाज गेसु, दक्षिणी हिंदी में कविता की शुरुआत। केशवदास, शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीति के विभिन्न अंगों का सम्यक विवेचन करने वाले। तो यहाँ शास्त्रीय पद्धति, बहुत जटिल रचना लिखते थे केशवदास। ये बात हित तरंगिणी कृपयाराम, हिंदी का प्रथम रीति ग्रंथ। भारतेंदु, हिंदी साहित्य में आधुनिकता के प्रवर्तक कहलाते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिकता के प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। रंग में भंग 1909 में लिखी गई रचना, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य करती है। मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, उनमें से पहली रचना मैथिली शरण गुप्त की क्या है? रंग में भंग, ठीक है। सिरधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि हैं। प्रथम स्वच्छंदवादी, वैसे तो खड़ी बोली के पहले कवि अमीर खुसरो हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे प्यारे दोस्तों आपके हिंदी साहित्य में प्रथम स्थान प्रश्न आएगा। ऐसा आज तक कोई पेपर नहीं है जहां इस स्लाइड से और इस टॉपिक से प्रश्न न आया हो। तो यहाँ किसी न किसी रूप में आपके पेपर में 1 से लेके 2 प्रश्न मिनिमम है, मैक्सिमम तो कितने ही आ सकते हैं, लेकिन यहाँ 1 से लेके 2 प्रश्न आपके आएंगे हिंदी साहित्य में प्रथम स्थान के। क्लियर? चलो जी, अब एक बच गया हमारा सम्मेलन।
पिटारे में ज्यादा कंटेंट हो गया है जी, इसलिए टाइम लगता है पिटारे में। हिंदी प्रचारक संस्थाएं कौन कौन सी है जी? काशी नागरिक प्रचारणी सभा, काशी, 1893। ठीक है जी, क्या है? काशी नागरिक प्रचारणी सभा 1893। इंदौर हिंदी साहित्य सम्मेलन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 1918। गुजराती विद्यापीठ अहमदाबाद 1920। हिंदी विद्यापीठ देवधर में है 1929। मुंबई हिंदी विद्यापीठ 1939। आएंगे ये सब हिंदी विविध के क्वेश्चन हैं। अखिल भारतीय हिंदी संस्थान 1974। राजभाषा आयोग 1955, जिसको सर्कल करूंगा भूल मत जाना। केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960। जननाट्य संघ इष्टा 1939। हिंदी नाटक परिषद 1906। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910। हिंदी प्रचारणी सभा चेन्नई 1918। दक्षिण भारत हिंदी प्रचारणी सभा चेन्नई 1927 में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936, अनेक बार पूछा जा चुका है। राजभाषा आयोग 1955 और 1936। यहाँ क्या है? राजभाषा आयोग 1955 बहुत बार आ चुका है। और इसके बाद राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936। असम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति गुवाहाटी 1938 में इसकी स्थापना हुई। नागरिक लिपि परिषद नई दिल्ली में 1975 से काम कर रही है। राजभाषा विभाग अनेक बार पूछा जा चुका है। 1976। वैज्ञानिक व तकनीकी आयोग 1961। नागरी नाटक 1902। भारतेंदु नाटक परिषद 1906। तो ये क्या थे? ये सारे के सारे हैं हिंदी के प्रचार प्रसार करने वाली प्रमुख संस्थाएं। ठीक है, दोबारा देखो। काशी नागरिक प्रचारणी सभा काशी 1893। इंदौर हिंदी साहित्य सम्मेलन 1918। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 1920। हिंदी विद्यापीठ देवधर 1929। मुंबई हिंदी विद्यापीठ 1939। अखिल भारतीय हिंदी संस्थान संघ 1974। राजभाषा आयोग 1955। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ये सरकारी पब्लिकेशन है, सरकारी बुक छपती है। अगर आप बहुत सारे पब्लिकेशनों की बुक पढ़ते हो और फिर कहते हैं हम तो ये क्वेश्चन करके आए, किताब में दिया है और आंसर की उसको गलत बताती है, तो कोर्ट केवल हिंदी निदेशालय के द्वारा जो पुस्तक प्रकाशित होती है उन्हीं को राइट मानता है। इनमें जो भी तथ्य दिए गए उसको वो सही मानेगा। आप कोई भी बुक इधर उधर से उठा के पढ़ना शुरू कर देते हो, उनमें 350-400 गलतियां होती है। तो कोर्ट में जब हम ऑब्जेक्शन करते हैं क्वेश्चंस पे कि हमारा आंसर सही है क्योंकि किताब ये कह रही है, तो कोर्ट उसको कहता है कि रद्दी का टुकड़ा है, इसको डस्टबिन में फेंक दो। ठीक है, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय सरकारी पब्लिकेशन की बुक के अंदर जो भी चीजें दी गई है वो सही है। जननाट्य संघ इष्टा 1939। हिंदी नाटक परिषद 1906। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910। हिंदी प्रचार सभा चेन्नई 1918। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार चेन्नई 1927। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936। असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी 1938। नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली 1975। राजभाषा विभाग 1976। वैज्ञानिक व तकनीकी आयोग 1961। नागरी नाटक 1902। भारतेंदु नाटक परिषद 1906। तो ये आपको करने हैं।
चलो जी, पीडीएफ आपके पास है, वहां से आप कर लेना, मुझे मिल नहीं रही है। तो हिंदी के सम्मेलन मुझे और कराने थे आपको, ठीक है, हिंदी के सम्मेलन कराने थे। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, टाइम भी हो गया नेक्स्ट क्लास का। तो एक हिंदी के सम्मेलन है और पीडीएफ आपको देंगे, ज्यादा नहीं। उसमें ज्यादातर यही पूछा जाता है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ, ठीक है, 1975 नागपुर में हुआ, दूसरा तीसरा कहाँ हुआ। तो उसकी पीडीएफ देंगे, पीडीएफ के माध्यम से आपको करना है। हिंदी विविध वाला हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब जो हमारी मंडे को क्लास होगी, ठीक है, उसमें लेंगे हम हिंदी का एक नया सेक्शन, वहां से करेंगे चीजों की शुरुआत। और साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, तमाम टॉपिक अपडेट करा देंगे हम, क्योंकि सैटरडे संडे आप लोगों की छुट्टी होती है। और जो पीडीएफ आपके पास जानी है वो सारी पीडीएफ आपके पास हम भेज देंगे। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना है, यूट्यूब की जो सेशन है वो हमारे कंटिन्यू चल ही रहे हैं, तो आपको वो जरूर लेने हैं। एक में मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे। अपने आप हिंदी के सभी सेक्शनों को मैं वहां लेके आता हूँ। दोस्तों, जितना हमारे लिए जरूरी है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, उतना ही जरूरी है उन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना, प्रयोग करके देखना। क्वेश्चनों से प्रैक्टिस करके भी हिंदी में अपने आप में किसी भी भाषा, चाहे वो इंग्लिश हो या दूसरी कोई लैंग्वेज हो, तो लैंग्वेज पे पकड़ अगर आप कर सकते हो को क्वेश्चन की वैरायटी के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से। तो प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पे और सिलेक्शन दरबार पे, और यहाँ मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ आपको कैरियर बिल पे। दोनों चीज ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और रीजन क्या है, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आऊं तो मेरा एक बैच जाएगा 6 महीने का, और 6 महीने आप पढ़ना नहीं चाहते हो। तो इसीलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सारा कंटेंट सीक्वेंस में आपको कैरियर पे दूं और उसको इम्प्लीमेंट करना सिखाऊं आपको यूट्यूब चैनल पर। आपका काम कंप्लीट तभी होगा जो चीज आपने एक बार पढ़ ली है, उससे पूछे गए प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में है, जहां से नए जो लेटेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और वो आपके पेपर में आएंगे, उन सब के साथ ही मैं प्रैक्टिस ये सेट लेके आपके लिए आता हूं। तो 7:30 बजे मिक्स क्वेश्चनों के साथ होता हूं, पूरा सिलेबस रहता है उसमें, हिंदी के तमाम सेक्शनों से क्वेश्चंस होते हैं। 25 मिनट में 50 क्वेश्चंस में सुबह 7:30 बजे हिंदी बाई अरुण सर चैनल पे करा रहा हूँ। 8 बजे सिलेक्शन दरबार पे करा रहा हूँ, वो भी मिक्स क्वेश्चन। वहां पे मैंने हिंदी विविध को ही उठाया हुआ है, काव्य शास्त्र है, हिंदी साहित्य है, ठीक है, इसके साथ साथ साहित्य शास्त्र और हिंदी विविध के तमाम हमें कॉन्सेप्ट को वहां लेके आता हूँ, वो भी क्वेश्चनों के माध्यम से। इसके बाद टॉपिक वाइज अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो 9:30 बजे यूट्यूब चैनल हिंदी बाई अरुण सर चैनल। तो आज हिंदी साहित्य की एक बड़ी क्लास होगी, ठीक है, यूट्यूब चैनल हिंदी